प्रज्ञा सक्सेना हियर। वेलकम टू प्रज्ञा डिकोड। एंड आज हम एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 6 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। अब देखिए, ये एमपीपीएससी में तो आपको टॉपिक दिया ही हुआ है, प्लस आप इसे यूपीएससी में भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है। प्लस जो अदर स्टेट के जो पीएससी एग्जाम हो सकते हैं, उसमें भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, इसका डेटा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने इसे 6-7 पेजेस में कन्वर्ट किया हुआ है ना। तो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और भी चाहिए है तो प्लीज़ प्रज्ञा डी कोड को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे भी डी कोड विद प्रज्ञा के नाम से मेरा चैनल है। प्लीज़ उसको भी जाके एक बार जरूर फॉलो कर लें, और भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ओके, तो लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। देखिए, डेटा पूरा ऐसा पूरा का पूरा तो नहीं लिख सकते हो, बट हाँ, आप इससे कुछ कंटेंट जरूर ले सकते हैं, जो कि आपके ऐसे राइटिंग में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सिविल सेवाएं लोकतंत्र की रीढ़ हैं, जो नीति और जनता के बीच पुल का कार्य करती है। ठीक है, चलिए एक मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करती हूँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि मान लीजिए कि आज इलेक्शन हो जाए, ठीक है, चुनाव हो जाए, सरकार भी बन जाए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन जाए, लेकिन उनके आदेशों को लागू करने वाला कोई ना हो, तो क्या सरकार चल पाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं से सेवाओं की भूमिका शुरू होती है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम, क्या कहा था? स्टील फ्रेम। तो आपको ये लाइन जरूर इंक्लूड करनी है। ठीक है, मान लीजिए कि आपसे यूपीएससी का ना पूछ के, सिविल सर्विसेज का ना पूछ के, आपसे स्टेट पीएससी का पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको ये लाइन जरूर वहाँ पे इंक्लूड करनी है। ओके, फिर ये प्रस्तावना में जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको भी आप पढ़ें। ठीक है, कि सिविल सेवाओं की भूमिकाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सरकार सुशासन के निर्देशों को सुनिश्चित करने में सिविल सेवाओं की भारत की प्रशासनिक रीढ़ कहा जाता है, प्रशासनिक सेवाएं बोलते हैं ना इनको। ठीक है, उससे फिर सिविल सेवा क्या है, परिभाषा जरूर लिखना है आपको। तो बेसरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी जो लोकहित में शासन कार्यों को संचालित एवं क्रियान्वयन करते हैं, यह एक स्थायी तटस्थ तटस्थ एवं करियर आधारित प्रशासनिक तंत्र है। सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन में एक्जैक्टली नहीं आते हैं। ओके, सो जस्ट डोंट माइंड। ओके, सिविल सेवाएं क्या है? अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं तो सिविल सेवाएं बेसरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जो जनता के हित में सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू करते हैं। यानी कि जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, स्टेट सिविल सर्विसेज, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, ये सभी सिविल सेवाओं का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इनकी सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है, ये क्या विशेषता होती है, तो ये स्थायी प्रशासन होते हैं। सरकार बदल सकती है, मुख्यमंत्री बदल सकता है, लेकिन प्रशासन जो होता है वो आपका लगातार काम करता रहता है। ठीक है, तो और किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगी? नीति निर्माण में सहयोग करते हैं, नीतियों को क्रियान्वयन भी यही करेंगे। सेवा वितरण जो पब्लिक को देना होता है, जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वर्क होता है वो भी ये करते हैं। लोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं एवं सुशासन अच्छे तरीके से शासन कर सके, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की ये रक्षा करते हैं। ठीक है, अब लोकतंत्र में इनकी हम समझते हैं कि किस तरीके से अपना योगदान देते हैं। तो लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, अब एक एक करके हम इन सभी बिंदुओं को समझेंगे। ठीक है, नीति निर्माण में सहयोग। फ्रेंड्स, बहुत लोग सोचते हैं कि नीति केवल मंत्री बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लीजिए सरकार नई शिक्षा नीति बनाती है, ठीक है, जैसे बनी भी हुई है, तो वो काम किसने किसने किए होंगे? तो सबसे पहले अधिकारी पूरे देश से जानकारी जुटाएंगे, कहाँ स्कूल कम है, कहाँ शिक्षक नहीं है, बच्चों की ड्रॉप आउट जो रेट है वो इतनी कम क्यों है या कितनी है। फिर पूरी रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को देते हैं। सरकार उसी रिपोर्ट के आधार पर नीति बनाएगी। ओके, यानी पॉलिसी का फाइनल डिसीजन कौन कौन लेगा? वो फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, लेकिन पॉलिसी की फाउंडेशन जो है वो सिविल सेवाएं तैयार करती हैं। आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा, वहाँ भी अधिकारी लगातार सरकार को सुझाव देते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे और भी नीति आयोग के अलावा बात की गई है जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आयुष्मान भारत। फिर हम दूसरा बात करते हैं नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन। अब नीति तो बन गई है, लेकिन अगर उसे लागू ही नहीं किया गया तो उसका क्या फायदा? मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे शुरू हुई थी, अब कौन तय करेगा कि किसे घर मिलेगा, कौन पैसा जारी करेगा, कौन निरीक्षण करेगा? ये पूरा काम जो करता है वो कौन करता है? प्रशासन करता है। इसलिए कहते हैं कि पॉलिसी इज मेड बाय गवर्नमेंट बट इम्प्लीमेंटेड बाय सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल्स देखें तो स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना। ओके, फिर हम तीसरा बात करते हैं सेवा वितरण की एवं विकास की। ओके, लोकतंत्र को असली उद्देश्य है जनता को अच्छी सुविधाएं देना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो इन सभी सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? प्रशासन करता है। आपने अंत्योदय नाम सुना होगा, इसका मतलब होता है
कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, यही लोकतंत्र की असली सफलता है। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे जन उत्तरदायित्व एवं सुशासन। देखिए मैं इजी लैंग्वेज में आपको इसलिए ट्रांसलेट कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छी तरीके से उतर सकें और आप अपनी परीक्षा में इसको लिख सकें। ठीक है, जैसे कि अब एक सवाल और पूछती हूँ कि अगर अधिकारी जनता की बात ही नहीं सुनेंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। इसलिए आज सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहुत जोर दे रही है। आरटीआई है जैसे, ठीक है, कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन जानने का राइट है कि गवर्नमेंट ने किस योजना में, किस पॉलिसी में कितना पैसा खर्च किया हुआ है। ये एक आम इंसान भी पूछ सकता है सरकार से। ऑनलाइन सेवाएं आई, ठीक है, सीपी ग्राम्स आया, जैसे ई ऑफिस आया। अब नागरिक घर बैठे शिकायत कर सकता है, यानी प्रशासन पहले की तुलना में ज्यादा जवाबदेह बन रहा है। ठीक है, ये हो गया लोकतंत्र तांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के कर्मचारी नहीं होते हैं, ठीक है, वे संविधान के कर्मचारी होते हैं। किसके होते हैं? संविधान के कर्मचारी होते हैं। उनका पहला कर्तव्य है संविधान की रक्षा करना, विधि के शासन को बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और निष्पक्ष चुनाव करा सके वो। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी प्रशासन की मदद से चुनाव कराता है। ठीक है, फिर इसको अगर मैं कहूँ कि इसको एक बार और वाइंड अप कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, तो नीति निर्माण, नीति का क्रियान्वयन हो गया, ठीक है, सुशासन हो गया, सिविल सेवा वितरण हो गया, संविधान की रक्षा हो गया, आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद हो गए तो आधा उत्तर अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं और आपको इनके अंदर 2 से 3 लाइन्स हर टॉपिक के अंदर लिखनी है। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि संवैधानिक आधार समझ लें जैसे हम, है ना, कि संविधान में जो सिविल सर्विसेज है उनका उल्लेख कहाँ कैसे किया गया है। तो अब एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी जो अदर स्टेट लेवल एग्जाम है, केवल भूमिका मत लिख के आ जाना, 2-3 आर्टिकल्स आप ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है? जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, मतलब प्रशासन सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेगा, ठीक है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ओके? यानी प्रशासन नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करेगा। आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आते हैं लोक सेवा वाले अनुच्छेद पे, ठीक है? आर्टिकल 309 सेवाओं की भर्ती एवं सेवा शर्तें दी गई है, ओके? आर्टिकल 311 सिविल सेवकों की सुरक्षा की बात की गई है। 312 पे अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है और आर्टिकल 320 पे लोक सेवा आयोग की बात की गई है। एक भीमराव अम्बेडकर की भी जी की भी लाइन है, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह उसका मतलब कोई अस्तित्व प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हम चुनौतियों को समझ लेते हैं। सिविल सेवाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां: राजनीतिक हस्तक्षेप एवं प्रशासनिक अस्थिरता, ठीक है, कई बार अधिकारी पर दबाव बनाया जाता है। दूसरी अगर बात करें तो भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही। तीसरी बात करें तो संसाधनों की कमी हो जाती है। चौथी बात करें तो तकनीक के साथ खुद को लगातार अपडेट करना ज़रूरी होता है। ओके, फिर बात करें तो नैतिक मूल्यों का कमज़ोर होना। यानी चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें स्वीकार करना क्या है? ज़रूरी है। आपको वही सर्विस दे तो गई है, लेकिन आप क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके पास सर्विसेज़ करते टाइम, तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं। ओके। अब वर्तमान हम परिप्रेक्ष्य की बात कर लेते हैं, जैसे कि मिशन कर्मयोगी हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया। ये आपके मतलब करंट से रिलेटेबल चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही चुनौतियों से निपटने के क्या उपाय हैं? तो सिविल सेवाओं को स्वायत्तता, निष्पक्षता एवं सुरक्षा प्रदान करें, ठीक है। एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए, ई गवर्नेंस, डिजिटल सेवाएं, तकनीकी संरक्षण, ये सारी चीज़ें हों। फिर चुनौतियों से निपटने के और भी सुझाव और उपाय दिए गए हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि सशक्त सिविल सेवा ही विकसित भारत की रीढ़ है। ये भी आप यहाँ पे ये देखो, अगर आप इतना सब कुछ भी नहीं लिख रहे हो ना, मान लीजिए कि ये सुझाव वाला कंटेंट, तो ये सिर्फ आप फ्लो चार्ट बना दीजिए। इससे आपकी 4 से 5 लाइन्स ईज़िली कवर हो जाएँगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। फिर और भी चुनौतियाँ दी गई हैं। देखो मैंने चुनौतियाँ आपको एक यहाँ पे अलग से भी दी गई हैं, ओके? अब यहाँ पे भी हैं, फिर से। तो आप किसी एक कंटेंट को चूज़ कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि मैंने 7 पेज का दिया है तो आप 7 पेज का लर्न करेंगे। नहीं भई, नहीं हो सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ओके? तो आप किसी एक चीज़ को यहाँ पे अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? फिर सुशासन के 5 क्या स्तंभ होते हैं? पारदर्शिता हो, उत्तरदायित्व हो, भागीदारी हो, निष्पक्षता हो, कुशलता हो। फिर इन सब चीज़ों से क्या बनेगा? जन विश्वास एवं संतुष्टि होगी, ठीक है? सही सरकार का क्या मतलब होता है? पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सच्चा प्रशासन वही है जिसमें नीति को जनता ऊपर से बदलना है, ठीक है? मध्य प्रदेश के संबंध में अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी में हमेशा एक एमपी का एग्जाम्पल जरूर दीजिए, ठीक है। जैसे आप एमपी का पेपर दे रहे हो तो आपको एमपी के बारे में जरूर लिखना है। जैसे कि जन सेवा अभियान, शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, ओके। लोक गारंटी अधिनियम 2010 क्या है कि समयबद्ध सेवा एवं पारदर्शिता हो। भोपाल हेल्पलाइन 181 का मतलब क्या है कि जन शिकायतों का त्वरित निवारण हो। ई डिस्ट्रिक्ट योजना है हमारे यहाँ पे, ऑनलाइन सेवाएं, पारदर्शिता व दक्षता। लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, संबल योजना आदि का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। आदिवासी और एवं वन क्षेत्रों में विकास कार्यों का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। फिर प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो अब एक अच्छी कॉपी में केवल समस्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। आपको सुधार की भी बातें करनी होगी। क्यों? क्योंकि भाई आप अधिकारी बनने वाले हैं कल के दिन, तो आपको भाई कोई चीज़ अगर डिसरप्ट है, प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, तो सॉल्यूशन फाइंड करने आने चाहिए आपको। तो समाधान भी होते हैं,
ठीक है? तो वरिष्ठ सिविल सेवाओं की निष्पक्षता एवं राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति हो, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं अगर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं सर्विसेज़ में, वो अगर अच्छी तरीके से काम करने आते हैं, तो बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, है ना? हम ये भली-भाँति जानते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों में बेहतर समन्वय हो, कोऑपरेशन हो अच्छा, नागरिक और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच में अच्छा कोऑपरेशन हो, लोक शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त और किया जाए, ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग किया जाए। नेल्सन मंडेला जी का ये कथन है कि सर्विस टू अदर्स इज़ द रेंट यू पे फॉर योर रूम, हेयर और अर्थ। ओके? भविष्य की दिशा बात की जाए तो नागरिक केंद्रित होना चाहिए, संवेदनशील हो, नवाचारशील सिविल सेवा की आवश्यकता है। भविष्य की बात कर रहे हैं कि क्या और क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए लोकतंत्र में सिविल सेवाओं के लिए। तकनीक सक्षम, डेटा एवं आधारित प्रणाली हो, नैतिक नैतिक नेतृत्व एवं मानवीय मूल्यों का समावेश किया जाए, सतत विकास एवं समावेशी विकास की प्राथमिकता की जाए, जन भागीदारी हो, है ना? तो इस तरीके से आप इस पूरे टॉपिक को लिखेंगे, फिर हम बाद में निष्कर्ष आते हैं। तो फ्रेंड्स लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है, लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सरकार की योजनाएं सही व्यक्ति तक पहुंचे, कानून सबके लिए समान हो और प्रशासन निष्पक्ष, ईमानदार और संवेदनशील होकर काम करे। इसलिए कहा जाता है, नेता सरकार बनाते हैं लेकिन सिविल सेवाएं लोकतंत्र को चलाती है। ठीक है? तब ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को साकार किया जाए और भारत एक सशक्त, समावेशी एवं विकसित लोकतंत्र के रूप में विश्व में अग्रणी बनेगा। ठीक है? फिर एक कौटिल्य जी का भी कथन है, प्रजा सुखी सुखम राज्ञा प्रजानम चा हिते हितम नात्य प्रियम हितम राज्ञम राज्ञः प्रजानम तो प्रियम हितम। देखिए इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि याद नहीं होगा, बट हाँ, कुछ कंटेंट इसमें से आप ज़रूर ले सकते हो। जैसे निष्कर्ष का कंटेंट बहुत अच्छा है, भविष्य की दिशा को ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है? सिफ़ारिशें क्या होनी चाहिए प्रशासनिक सुधार के लिए, वो ज़रूर लिखें। मध्य प्रदेश वाला पॉइंट तो आपको इंक्लूड करना ही है, ठीक है? फिर चुनौतियाँ और समाधान, ये तो आप परमानेंट, आप मतलब समझ ही लो कि आपको निबंध में लिखना ही लिखना है, ठीक है? फिर इनके क्या विशेषताएँ हैं, क्या ये काम करते हैं, किस तरीके से चुनौतियाँ आती हैं, इनके सामने संवैधानिक आधार क्या है, ओके? फिर सिविल सेवाओं की भूमिकाओं का विस्तृत विश्लेषण कीजिए आप। तो इस तरीके से आप ये पूरा टॉपिक लिख सकते हो, ओके? आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, ठीक है? तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।